अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा वेट करें या क्लास शुरू कर दें? जी गौसिया। सर थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलें 3-4 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं। हो सर सकता जी है रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाती सर। गौसिया जी सर। क्या कहा है? मैं सर यही कहना चाह रही थी कि 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर बाकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। चलें ठीक है।
Please call the roll. अतीकुर रहमान, प्रेजेंट सर। आज आप लोगों का 2021 का पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है? पहला है सर। पहला है। इसका मतलब है कि 2021 की आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद उमर 004, मोहम्मद उमर 004, उजैर उस्मान, आयशा अरशद, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद शुएब खान, प्रेजेंट सर। वोसिया नौरीन, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, आमना Present जावेद, sir. Present sir. ओके, अटेंडेंस लगा दिया आमना। अक्सा, Present sir. लाइबा नसीर, Okay. Present sir. अरीबा नजर, अरीबा नजर, जुमेरा जावेद, Present sir. बिस्मा तनवीर, बिस्मा तनवीर, शाहजेब अहमद, शहबाज अहमद जैसर। शहबाज अहमद, सॉरी, ज़ारा फारूक, ज़ारा फारूक, अरीबा, मुनीबा उस्मान, मुनीबा उस्मान, उमर फारूक, उमर फारूक, माहम एजाज, Present sir. कलसुम एजाज, प्रेजेंट सर। एमन यासीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर 94, मरियम जारिफ, Yes sir. फरिया लियास, Present sir. मोहम्मद हसीब शाहिद, प्रेजेंट सर। निदा नदीम,
प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, यस सर। मोहम्मद ज़ुहैब खालिद, मोहम्मद ज़ुहैब खालिद। इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसका नाम ना आया हो? सर मोहम्मद मेरा शाहिद राबिया सरवर। नजर का। रबीआ नजर का नाम आ गया है, लेकिन आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। ठीक है, रबीआ नजर आपकी अटेंडेंस हो गई है। एक स्टूडेंट था मोहम्मद ठीक शाहिद सर। सरवर, शाहिद सरवर या शाहिद अनवर, वो हैं इसमें? एक दफ़ा नाम सुन लें। वो स्टूडेंट जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। मोहम्मद उमर 004, उजैर उस्मान, आयशा अरशद, मोहम्मद उमर फारूक, बिस्मा तनवीर, जारा फारूक, अरीबा, मुनीबा उस्मान, उमर फारूक, मोहम्मद उमर 94, निदा नदीम, मोहम्मद सर आई ज़ुहैब एम खालिद। प्रेजेंट। निदा नदीम प्रेजेंट है। निदा नदीम, ठीक है, निदा नदीम आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद ज़ुहैब खालिद। इसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है वो लास्ट है। आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, जिसमें आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट सिंथेसाइज करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको रिक्रिस्टलाइज यानी कि प्योर फॉर्म में हासिल करना है। जिस वक्त आप लोग सिंथेटिक या सिंथेसिस का रिएक्शन करते हो या कोई चीज़ बनाते हो, तो उसमें सबसे पहला आप लोगों का काम होता है सिंथेसिस का। और उसमें आप लोग सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हो। ठीक है उमर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसमें सबसे पहला काम आप लोगों को ये होता है कि आप लोगों ने चीज़ को सिंथेसाइज करना है। और सिंथेसाइज करने के लिए आप लोगों के पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो भी चीज़ सिंथेसाइज करनी है उसमें आप लोगों ने क्या क्या मटेरियल या रीजेंट इस्तेमाल करना है, आप लोगों का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने उस रिएक्शन को हीट करना है या नहीं करना। जी लाइबा। सर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 हो चुके। असल में लास्ट फ्राइडे की छुट्टी थी, तो जो अच्छा ठीक। छुट्टी आती है तो उसमें वो एक्सपेरिमेंट या कोर्स नहीं होता है। अगर वैसे यानी कि अगर कोई यानी कि रह जाता है तो उसको हम दोबारा से करवा देते हैं। ठीक हो गया सर। जी। तो यानी ये सर आप बाद में हमें करवाएंगे एक्सपेरिमेंट 9? अगर टाइम बच गया तो करवाऊंगा, अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर तो ज़ाहिर नहीं होगा। तो सर फिर आप क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा सिर्फ। हाँ, मैं ये कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, क्योंकि दूसरे बैच का वो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 हुआ है, तो उसी की रिकॉर्डिंग जी मैं आप लोगों सर। से शेयर कर दूंगा। जी सर, एक्सपेरिमेंट 8 की भी अभी रहती है, तो 8 और 9 दोनों की कर दीजिएगा सर। चलें ठीक है।
तो जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करते हो, सिंथेसाइज डिपेंड करता है कि आप लोग सिंथेसाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल कर रहे हो या ऑर्गेनिक कर रहे हो या मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हो। जो भी चीज़ आप लोग सिंथेसाइज करते हो उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि आप लोगों ने उसको सिंथेसाइज करना है। अब सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उस चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। आप लोगों ने उस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर लगाना है या हीटिंग करनी है, या आप लोगों ने इन्वायरमेंट जो है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर यूज़ करना है या ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर यूज़ करना है, या आप लोगों ने प्रेशर उसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। और ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग डिफरेंट पेपर या लिटरेचर सर्वे करके फिर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और जिस तरह आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोग सोडियम थायोसल्फेट सिंथेसाइज करते हो, तो उसमें आप लोगों के बेसिक मटेरियल जो हैं वो सल्फर है और इसके साथ सोडियम सल्फेट है, यानी कि ये आप लोगों के पास सोडियम सल्फाइड है इसका, और सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास सोडियम सल्फेट हासिल होता है। अब ये आप लोगों ने डिफरेंट पेपर या रिसर्च पेपर जिस वक्त आप पढ़ते हो उससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट सिंथेसाइज हो जाता है। अब ये तो हो गया कि आप लोगों के पास बेसिक मटेरियल जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो क्या है। इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि जिस वक्त आप लोग सिंथेसाइज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको हीट करना है या नहीं करना है, क्योंकि बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं। वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट रिलीज होती है तो उस कंडीशन में अगर आप लोग हीट सप्लाई करते रहते हो तो उस कंडीशन में उनका रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होता है। तो इसका मतलब है कि पहले आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए, कि जिसमें आप लोग उसका टेम्परेचर जो है वो भी नोट करते हो, टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड करना है या नहीं करना। इसके साथ आप लोग ये भी चेक करते हो कि उसमें कोई हम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ये भी कलेक्ट करते हैं कि उनका इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर होना चाहिए या ऑक्सीजन का होना चाहिए या इसके अलावा कोई और आर्गोन वगैरह आप लोगों ने यूज़ करनी है। क्योंकि बाद ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि जिनको अगर आप लोग इन्वायरमेंट ओपन इन्वायरमेंट में रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्टेंट स्पीशी खुद ही ऑक्सीजन के साथ इन्वायरमेंट से रिएक्शन कर जाती है और उसकी कंडीशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है मटेरियल का। अब जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशी ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद हो सकता है मटेरियल की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाए जिसकी वजह से मजीद रिएक्शन ना हो। और इस पर्पज के लिए आप लोगों ने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, जिसके अंदर या जिन इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों ने यूज़ करना है जिसके ज़रिए आप लोग केमिकल को या मटेरियल को सिंथेसाइज कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिटरेचर सर्वे से हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग डिफरेंट पेपर कलेक्ट करते हो तो डिफरेंट पेपर में एक ही मटेरियल डिफरेंट मेथड के साथ सिंथेसाइज किया होता है और डिफरेंट इन्वायरमेंट उसमें अप्लाई किया होता है। वहाँ से आप लोगों को ये पता चलता है कि अगर आप लोग कौन सा, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि आप लोगों के पास किस इन्वायरमेंट की एक्सेस आसानी से हासिल हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने तो उस इन्वायरमेंट में रिएक्शन लगाना है जिसको आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हो। सपोज अगर आप लोगों का रिएक्शन जो है किसी पेपर में रिपोर्टेड है कि आप लोग सोडियम थायोसल्फेट नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हो, किसी पेपर में ये रिपोर्ट है सपोज, और अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्शन करना है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस ही आप लोगों को नहीं मिलती, तो जाहिर है फिर आप लोग तो उस रिएक्शन को नहीं लगा सकते। इसका मतलब है फिर आप लोगों ने कोई और पेपर तलाश करना है और ये देखना है कि कोई ऐसा
पेपर तो आप लोगों को नहीं मिल जाता कि जिसमें आप लोगों के पास ओपन इन्वायरमेंट में आप लोग रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में भी सोडियम थायोसल्फेट बनता है या नहीं। इसीलिए आप लोग डिफरेंट पेपर को सर्वे करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है कि आप लोग रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए। आप लोग डिफरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हो जिसके जरिए सेम प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो सकता है। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है कि अब आप लोगों ने कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया है। अब दूसरा पार्ट ये है कि आप लोगों ने उसको प्योर फॉर्म में हासिल करना है, क्योंकि अब ये तो हमें नहीं पता है कि जो आप लोगों ने सिंथेसाइज किया है उसके अंदर रिएक्टेंट की भी अमाउंट बची है या नहीं बची है। उसमें ये तो नहीं है कोई बाय प्रोडक्ट साथ में बना है। उसमें ये तो नहीं है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट भी है और रिएक्टेंट की अमाउंट भी मौजूद है। जिस तरह अगर आप लोग इस रिएक्शन को करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन सल्फर के साथ करते हो और आप लोगों के पास सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम थायोसल्फेट बनता है। अब हो सकता है कि ये रिएक्शन, ये वाले मटेरियल जो है कंप्लीटली कंज्यूम ना हुआ हो। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर इसकी भी अमाउंट मौजूद है, सल्फर की अमाउंट भी मौजूद है और इसकी अमाउंट भी मौजूद है। अब जाहिर है आप लोगों को तो ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में हासिल करना है। अब इस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करने के डिफरेंट वे होते हैं। हर कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं, बाज़ जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं, बाज़ जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं, बाज़ जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हासिल होता है या लिक्विड फॉर्म में हासिल होता है या गैस फॉर्म में हासिल होता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा, और जो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल होता है उसको हम फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब रिक्रिस्टलाइजेशन किस तरह करते हैं? हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। गौसिया नौरीन, गौसिया नौरीन, लगता है क्लास की जीआर ही गायब हो गई है। लाइबा नसीर, हाँ जी सर। लाइबा ये बताएं कि हम रिक्रिस्टलाइजेशन किस तरह करते हैं, क्योंकि मैंने जिस वक्त थ्योरी में पढ़ाया था उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई भी थी कि रिक्रिस्टलाइजेशन किस तरह करते हैं। सर याद नहीं अभी तो। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं कि हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि सल्यूट को हीटिंग के ज़रिए सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं। अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी बाकी बच जाती है या सल्यूट की कुछ अमाउंट बाकी रह जाती है जो डिसॉल्व नहीं होती, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर देते हैं। सर जी। जी गौसिया। जी सर जी, वो मैं क्लास को छोड़ के ज़रा चली गई थी। सर जी, जब जो इम्प्योरिटीज होती हैं सर जी वो प्रेसिपिटेट आउट होती हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन से बाहर निकालते हैं। जी,
जो इम्प्योरिटी जो सॉलिड फॉर्म में रह जाती हैं, जिस वक्त आप लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए पहले रिमूव करते हैं। अब रिमूव करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है, अगर आप लोग उनको सॉलिड पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर रहने देते हो तो उस कंडीशन में वो क्रिस्टलाइजेशन में रेजिस्टेंस शो करती हैं, क्योंकि जिस वक्त क्रिस्टलाइजेशन होगी तो उस कंडीशन में सल्यूट के पार्टिकल, वो जो आप लोगों के पास सॉलिड पार्टिकल बचे हैं, उसके सराउंडिंग में अटैच होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग प्योर फॉर्म में सल्यूट को हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से हम सॉलिड पार्टिकल को, जिस वक्त आप लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, उसको आप लोग फिल्टर करते हो ताकि सॉलिड पार्टिकल को उसमें से रिमूव कर सको, और उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट को रख देते हो एट रूम टेम्परेचर या बिलो द रूम टेम्परेचर, और उस कंडीशन में सल्यूट के पार्टिकल, जिसमें आप लोगों ने डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था। डिसोल्यूशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में सल्यूट के साथ कंबाइन होकर लार्ज साइज में प्रोडक्ट जो है, सॉलिड प्रोडक्ट, वो सिंथेसाइज करता है। जिस वक्त आप लोग लो टेम्परेचर पर उसको रखते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है, और सेम सल्यूट के साथ ही कंबाइन होगा, डिफरेंट सल्यूट के साथ कंबाइन नहीं होगा। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आप लोगों के पास ये हेक्सागोनल टाइप जो है वो एक सल्यूट पार्टिकल है, और ट्राइगोनल शेप में आप लोगों के पास डिफरेंट सल्यूट है। तो अब दोनों ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। जिस वक्त आप लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, उसके बाद आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर उसका लो होना शुरू हो जाता है, और जिस तरह टेम्परेचर लो होगा उसी रेशो के साथ सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, और उस कंडीशन में सेम सल्यूट के साथ ही कंबाइन होते हैं, डिफरेंट सल्यूट के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, और जिस रेशियो के साथ टेम्परेचर लो होता जाएगा उसी के साथ सल्यूट के साथ ही मर्ज होंगे, जिसके जरिए लास्ट में आप लोगों के पास सेम साइज, सेम कंपाउंड या सेम सल्यूट जो है वो एक साइड पर सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा, और दूसरा सल्यूट दूसरी साइड पर आप लोगों के पास हासिल हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास आसानी से प्योर फॉर्म में एक कंपाउंड जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। और जितने आप लोग स्लो कूलिंग करते हो, जितने आप लोग इसके जरिए ये भी हम करते हैं कि सॉल्वेंट को इवेपरेट करते हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको आप लोग एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या एक हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए रख देते हैं, और उसके बाद सल्यूट के साथ मर्ज होते हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सल्यूट पार्टिकल हासिल होते हैं। और जितनी स्लो कूलिंग या लो टेम्परेचर आप लोग इसको अरेंज करते हो उतनी ही अच्छी क्रिस्टल आप लोगों के पास हासिल होती है। इस कंडीशन में आप लोग बेसिकली सॉल्वेंट को जितना आप लोग रखते हो, तो सॉल्वेंट क्योंकि कंटिन्यूसली इवेपरेट हो रहा होता है, तो जितना सॉल्वेंट इवेपरेट होगा इसका मतलब है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, और जिस वक्त सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सल्यूट के साथ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के पास सल्यूट सॉलिड फॉर्म में जनरेट होना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास निडल लाइक प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है, जिसमें एटम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इस तरह हम क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए प्रोडक्ट को सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। अब आप लोगों ने प्योर फॉर्म में हासिल कर लिया है, अब आप लोगों का थर्ड ये काम होता है कि आप लोगों ने जस्टिफाई करना है, आप लोगों ने
साबित करना है कि जो आप लोगों ने कंपाउंड बनाया है ये वाकई वही कंपाउंड बना है। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए इसको आप लोग डिफरेंट टेक्निक के जरिए आइडेंटिफाई करते हो। इसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए फिर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जिस तरह आप लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज कर लेते हो, आप लोग XRD टेक्निक जो है वो यूज करते हो, FTIR टेक्निक यूज करते हो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हो, NMR यूज करते हो। अब इसके जरिए आप लोगों को इंडिकेशन क्या होती है, क्योंकि हर कंपाउंड के लिए, हर सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट के लिए आप लोग ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हो। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उनके लिए हम यूज करते हैं जो कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि जिनके अंदर लोन पेयर मौजूद होगा। उन पर अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में वो कैथोड या एनोड साइड पर मूव कर सकती हैं, वो मैग्नेटिक के साथ इंट्रैक्शन या रिपल्शन शो करती हैं। इसी तरह कंडक्टिविटी उन कंपाउंड के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं जो जिसमें से करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हम उनके लिए अप्लाई करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। और इसमें हम मोस्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मटेरियल कंपाउंड के लिए, जिसमें आप लोग मेटल यूज करते हो, उन रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद XRD टेक्निक है। अब XRD टेक्निक लाइबा, XRD टेक्निक क्या बताती है लाइबा नसीर? लाइबा मेरी आवाज आ रही है? राबिया नजर, राबिया नजर, सर जी। राबिया नजर ये बताएं, एक्सरे डायफ्रैक्शन जिसको हम XRD टेक्निक कहते हैं, इसके जरिए हमें क्या इंफॉर्मेशन हासिल होती है? क्योंकि ये सॉरी राबिया, क्योंकि ये XRD का टॉपिक मैंने आप लोगों को थियरी में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछ रहा हूँ। आज नहीं आ रही। चलें, कलसुम एजाज, कलसुम एजाज, जी सर। कलसुम एजाज ये बताएं कि XRD टेक्निक हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या इंडिकेशन होती है इससे? सर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इससे लाइट फॉल कराते हैं और अरेंजमेंट्स का पता चलता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट है या रेगुलर, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं या दूसरे। ठीक क्योंकि है, सर बिल्कुल हमारे ठीक पास है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है सर, ठीक है, उससे हम बिल्कुल जज ठीक है, करते हैं। ठीक है। XRD टेक्निक जो है वो दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टल XRD, दूसरी होती है पाउडर XRD। सिंगल क्रिस्टल XRD हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है कि किस एटम के साथ कौन सा एटम अटैच है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसका एंगल क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगल XRD से हासिल होती है। लेकिन सिंगल XRD उन्हीं कंपाउंड का हम करवा सकते हैं जिसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट निडल लाइक हासिल होता है, यानी कि जिसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट की लेंथ जो है सुई यानी कि निडल की तरह हो और उसका साइज ऑलमोस्ट जो है वो 1/2 इंच लॉन्ग हो।
उनका हम सिंगल XRD करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में है तो उस कंडीशन में हम पाउडर XRD करवाते हैं। और पाउडर XRD से जस्ट आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि कंपाउंड के अंदर क्रिस्टलिनिटी मौजूद है या नहीं है, कंपाउंड जो है वो ज़्यादा क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमार्फस इन नेचर है। इसके बाद और ये भी हम सिंगल XRD हम ऑर्गेनिक मटेरियल का करवाते हैं या जो पाउडर XRD है वो हम मटेरियल कंपाउंड का और पॉलीमर का करवाते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि एटम्स में के अंदर क्रिस्टलिनिटी मौजूद है या नहीं है। इसके बाद है IR या FTIR। FTIR टेक्निक जो है उसके ज़रिए हम ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। जिस तरह OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है या क्लोरीन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है, इनके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन FTIR टेक्निक से हासिल होती है। और FTIR जो है वो चाहे आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे मटेरियल से रिलेटेड है, हम सभी का FTIR करवाते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों का कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस मौजूद है या नहीं। रेजोनेंस मीन कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हैं या नहीं है, कि एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, इस तरह की आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है या नहीं है। इसके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए हासिल होती है। NMR टेक्निक हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम अटैच हैं या नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन NMR। इसी तरह C13 NMR हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद हैं। आप लोगों के कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम C13 NMR के ज़रिए करते हैं। इसी तरह N15 NMR होता है। इसी तरह आप लोगों के पास फास्फोरस 31 NMR होता है। इनके ज़रिए हम उन एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। इसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन के ज़रिए हम उन कंपाउंड के आइडेंटिफाई करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिन पर अगर आप लोग लाइट फॉल करवाते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हो, तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इसके बाद लास्ट टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आप लोगों का सिंथेसाइज्ड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक यूज़ करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो कंपाउंड को डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, और उसके ज़रिए आप लोगों को ये पता चल जाता है कि इनिशियल कंपाउंड क्या है, उसके बाद वो किस किस पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और आप लोगों का कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट क्या है।
और ये टेक्निक हम जो भी आप लोगों को रिक्वायर होती है उसके मुताबिक हम उस टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि हमारा कंपाउंड ये है। क्योंकि आप लोगों के पास इनका रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट की बेस पर आप लोग बताते हो कि वाकई आप लोगों का कंपाउंड प्योर फॉर्म में हासिल हुआ है या उसके अंदर इम्प्योरिटी है। आप लोगों को कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप लोगों को इसी जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जो टेक्निक हैं, उनके ज़रिए पता चलती है कि आप लोगों को कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। अब आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सोडियम सल्फाइड का सल्फर के साथ रिएक्शन करवाना है वाटर की मौजूदगी में। आप लोग क्या करते हो, सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन लेते हो या सोडियम सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में लेते हो, उसके अंदर आप लोग सल्फर ऐड करते हो और उसके अंदर आप लोग वाटर ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद आप लोग उसको हीट करते हो और 40 से 50 मिनट तक हीट करते हो और हीटिंग के बाद आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन के अंदर कुछ अमाउंट आप लोगों के पास सल्फर की अमाउंट बाकी रह जाती है और वो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल होती है। इसका मतलब है कि 50 मिनट आप लोगों ने 50 मिनट आप लोगों ने उसको हीट किया है। हीट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ अमाउंट इसकी बनी है, कुछ अमाउंट इसकी बाकी रह चुकी है और कुछ अमाउंट इसकी भी कुछ अमाउंट बाकी बची है। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि रेट लिमिटिंग रिएक्टेंट माहम एजाज जरमीन अकमल मेरी आवाज आ रही है? अतीकुर रहमान, जी सर। अतीकुर रहमान, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? इसका मतलब है सारे स्टूडेंट जो है वो बस क्लास में अटेंडेंस लगवाई हुई है, इसके अलावा गायब हैं। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उस कंडीशन में यूज करते हैं कि हो सकता है कि अब जिस तरह सपोज ये आप लोगों के पास दो का रिएक्टेंट स्पीशी हैं, एक में आप लोगों के पास सोडियम सल्फाइड है और दूसरे में सल्फर है। अब अगर आप लोगों के पास सोडियम सल्फाइड जो है वो कॉस्टली है, उसकी अमाउंट जो कीमत है वो ज़्यादा है, सल्फर की कीमत कम है, तो हम चाहते हैं कि सोडियम सल्फाइड की टोटल अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो जाए। तो उस पर्पज़ के लिए हम एक स्पीशी वो वाली जिसकी कीमत कम होगी उसकी अमाउंट ज़्यादा यूज़ करेंगे और दूसरे स्पीशी जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उसकी अमाउंट हम कम यूज़ करते हैं, ताकि रिएक्शन के दौरान जो कॉस्टली मटेरियल है उसकी टोटल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल हो। तो इस सर यहाँ पे कंडीशन में लिमिटिंग हम क्या कह रहे थे सर? वो तो थोड़ा था। क्योंकि बेसिकली सुन लें, बेसिकली आप लोगों के पास जिसमें रिएक्शन करते हो तो दोनों के अंदर एक एक मोल यूज हो रहे हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास एक मोल ही प्रोडक्ट हासिल हुआ। अगर आप लोग इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को ग्राम से आप लोगों के पास इसकी अमाउंट हासिल नहीं होती है, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने बैलेंस करने होते हैं। यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसके एक मोल है, सोडियम थायोसल्फेट का भी एक मोल है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सल्फर की अमाउंट जो है वो 2 ग्राम है,
अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने हैं, यानी कि 2 ग्राम को डिवाइड करना है सल्फर के मॉलिक्यूलर वेट से, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सल्फर के वो हासिल होंगे। इसी तरह आप लोगों ने सोडियम सल्फाइड के भी आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है इसका मतलब है कि वो पहले कंज्यूम हो जाएगी और दूसरी स्पीशी की अमाउंट बाकी बच जाएगी। जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कम बनते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके टोटल मॉलिक्यूलर वेट से 10 ग्राम को डिवाइड करना है और उसके बाद आप लोगों के पास वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स की हासिल होगी। अब सल्फर की 32 होती है तो 2 को 32 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास ये ऑलमोस्ट 1 डिवाइडेड बाय 16 हासिल होती है। और अगर आप लोग 10 ग्राम को डिवाइड करते हो Na2 यानी कि सोडियम के दो इस सारे के मॉलिक्यूलर वेट से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने कम इस्तेमाल किए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के दौरान टोटल कंज्यूम हो चुके हैं और इसकी अमाउंट जो है जो एक्सिस में आप लोगों ने यूज की है वो बाकी बच जाती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जिस वक्त हुआ है उसके बाद आप लोगों के पास मिक्सचर सॉल्यूशन के अंदर इसकी अमाउंट मौजूद है और इसके साथ सल्फर की अमाउंट मौजूद है और ये अमाउंट टोटल कंज्यूम हो चुकी है। अब ये सल्फर की अमाउंट जो है वो एज एन इम्प्योरिटी है, क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए सोडियम थायोसल्फेट की अमाउंट, आप लोगों को ये कंपाउंड तो नहीं चाहिए, ये एलिमेंट या इसकी अमाउंट तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसकी अमाउंट को रिमूव करना है। अब वो किस तरह करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास वाटर के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में होता है और ये जो है आप लोगों के पास वाटर में इनसोल्यूबल अमाउंट होती है। तो इसको हम रिमूव करते हैं बाय डिकेंटिंग प्रोसेस या फिल्ट्रेशन के जरिए। या फिल्टर पेपर लेते हो उसमें से अपना सॉल्यूशन पास आउट करते हो तो आप लोगों के पास सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म में फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू की फॉर्म में हासिल हो जाती है और सोडियम थायोसल्फेट जो है वो वाटर के साथ फिल्टर में से पास आउट हो जाता है। अब उसके बाद आप लोग उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो कि आप लोगों के पास जो सॉलिड ये सोडियम थायोसल्फेट वाटर में हासिल हुआ है उसके बाद आप लोग उसको हीट करते हो वाटर को या वाटर को उसमें से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा। अब आप लोग इसको फिर दोबारा से रिक्रिस्टलाइज करते हो, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन के जरिए आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों के पास वाकई सिर्फ इसी की अमाउंट हासिल है या इसके अंदर कुछ अमाउंट इसकी भी मौजूद है या इसकी अमाउंट मौजूद है। उसके लिए हम ये करते हैं कि कंपाउंड जो भी आप लोगों के पास हासिल हुआ है उसको मेथनॉल में या एथेनॉल में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद उसको हीट करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो है प्रोडक्ट की उसमें डिज़ोल्व हो जाए और आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल करते हो। और उसके बाद आप लोग उसको कूल करते हो। कूल करने के बाद उसको कुछ दिन के लिए रख देते हो जिसके ज़रिए आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हासिल होता है। और अगर क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो प्योर फॉर्म में है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उसका एक ही कलर एक ही मॉर्फोलॉजी हासिल होगी और अगर उसमें इम्प्योरिटी मौजूद है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट कलर जो है वो हासिल होते हैं। और इस तरह आप लोग जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है उसको चेक करके देख कर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में है या इसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटी भी मौजूद है। उसमें आप लोग उसका कलर जो है वो ऑब्जर्व करते हो, जो भी कलर आता है वो आप लोग इन्फ्रेंस में लिख देते हो। इसी तरह उसका शेप जो है वो आप लोग चेक करते हो, जो भी शेप हासिल होती है, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट की शेप जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है तो आप लोग यहाँ पर लिख देते हो इन्फ्रेंस में क्रिस्टलाइन इन नेचर। उसके बाद आप लोग कंफर्म करते हो
कि वाकई आप लोगों के पास यही कंपाउंड बना है या नहीं बना है, क्योंकि हम इसके लिए NMR या XRD या दूसरी टेक्निक तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग इस कंपाउंड को हासिल करोगे, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में पैकिंग करोगे, उसके बाद फिर TCS करते हो किसी यूनिवर्सिटी को, ताकि वो वहाँ से करैक्टराइजेशन करके फिर आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम इसका सिंपल कंफर्मेटरी टेस्ट ही करते हैं, जिससे इंडिकेशन हो जाती है कि आप लोगों को यही प्रोडक्ट है, और वो इसको आप लोग सोल्यूबल करते हो इसके अंदर, HCl के अंदर अगर सोल्यूबल हो जाता है तो इसका इंडिकेशन हो जाती है। और इसका साथ आप लोग इसका टेस्ट करते हो लेड एसीटेट के साथ, अगर लेड एसीटेट के साथ इसके ब्लैक प्रेसिपिटेट आते हैं तो उससे इंडिकेशन हो जाती है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो सोडियम थायोसल्फेट ही है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आते तो वो इंडिकेशन करते हैं कि आप लोगों का सोडियम थायोसल्फेट कंपाउंड नहीं है, इसके अलावा कोई और कंपाउंड होगा। और उसके बाद आप लोग रिजल्ट में इसका लिख देते हो कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल हो चुका है। अब ये इसका एक्सपेरिमेंट है, किस तरह आप लोग इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास किस तरह का प्रोडक्ट हासिल होता है। इसमें आप लोग सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट को हीट करते हो, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप लोग इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर। डिज़ोल्व करने के बाद, और डिज़ोल्व जो है हीटिंग के ज़रिए आप लोग इसको हीट करते हो, और उस कंडीशन में सोडियम थायोसल्फेट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्वेंट आप लोगों की चॉइस का होता है कि ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हो जिसमें सॉल्यूट जो है वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है बाय हीटिंग, या रूम टेम्परेचर पर वो पार्शली सोल्यूबल होता है और हीटिंग पर वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है, ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हो। और इसके साथ आप लोगों को सॉल्वेंट सस्ता भी होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इसको रख देते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों का कंपाउंड में से सॉल्वेंट जो है वो स्लो इवेपरेट होता रहता है, और जिस तरह इवेपरेट होता रहेगा और जितना टाइम आप लोग ज़्यादा देते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके क्रिस्टल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। और ये जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ पर क्रिस्टल नज़र आना शुरू हो रही हैं, ये उसी वक्त जनरेट नहीं होती हैं, इनको जनरेट होने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो वीडियो है वो स्पीड के साथ शो की हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस, ये रिएक्शन जो है वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या कई दिनों के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होती है और आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल हो जाता है, और इसके ज़रिए हम कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट है, इसकी PC2 लैब की 2 असाइनमेंट है जो आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक जमा करवानी है। और वो असाइनमेंट ये हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट में फर्स्ट 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिख कर जमा करवानी है। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड असाइनमेंट में लास्ट वाले 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिख कर जमा करवानी है, और ये दोनों असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक जमा करवानी है। सर जी एक चीज बता दीजिए, समरी का क्या मतलब है सर? सर एक पैराग्राफ की सूरत में बस लिख और दें आप या सर बता दो हमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट का। नहीं, एक पैराग्राफ में तो नहीं आता, आप लोगों ने ये कह लो कि जिस तरह कहते हैं ना निचोड़ लिखना, कि उसको पढ़ें, उसमें तकरीबन 4-5 लाइन आ जाए और उस लाइन में सारा कुछ एक्सप्लेन हो कि किस तरह बनाया है, किस पर्पज़ के लिए आपने इस्तेमाल किया है, उससे इंडिकेशन क्या हुई है।
सर हम एक्सपेरिमेंट को अपने वर्ड्स में समराइज करके बता दें, उसमें बेशक हम हेडिंग भी बनाना चाहे हम बना लें। हाँ बना सकते हैं, आप लोगों ने अपने वर्ड में ही लिखना है। ठीक है सर। जी, और ये 2 असाइनमेंट हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक ये दोनों असाइनमेंट जमा करवानी है। सर जी इनकी समरी में इनकी ऑब्जर्वेशन वगैरह को तो नहीं हमने ना कंसिडर करना सर, हमने नहीं एक नहीं, बेसिक वो नहीं प्रोसीजर। लिखना। बेसिक प्रोसीजर वगैरह वगैरह क्या होता है वो आप लोगों ने लिखना है, और सब आप लोगों ने रिजल्ट वगैरह नहीं लिखना है। ओके सर। जी, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस लैब में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। उज़ैर उस्मान, आयशा अरशद, मोहम्मद उमर फारूक, बिस्मा तनवीर, ज़ारा फारूक, अरीबा, मुनीबा उस्मान, उमर फारूक, Yes, sir, present. उमर फारूक। Yes, sir, present. ठीक है, उमर फारूक आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद मोहम्मद उमर 94 और मोहम्मद जुहैब खालिद। जी, इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हो। जी जरमीन। सर जरमीन अकमल की अटेंडेंस हो गई है। जरमीन अकमल की अटेंडेंस ठीक है, जरमीन अकमल आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके अलावा तो कोई स्टूडेंट नहीं है प्रेजेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में से अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो।